हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं आप सब लोग सही होंगे। तो दोस्तों, आज से मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं जो भी आप लोगों का पेपर हुआ था अकाउंट कलर का, उसके जो तीनों शिफ्ट में पेपर हुए थे, उन तीनों शिफ्टों के पेपर हम लोग जो 3 शिफ्ट में पेपर हुए थे, उन तीनों शिफ्टों के जो 100 करके 300, मतलब इस प्रकार से आप लोगों को 3 पेपर मिलेंगे। यानी 3 पेपरों का मतलब है 300 क्वेश्चनों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। और ये जो 300 क्वेश्चनों को हम लोग डिस्कस करेंगे, हर एक क्वेश्चन को जितने और भी क्वेश्चन उसमें आ सकते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों साथ ही दोस्तों, आगामी जो अब आप लोगों का असिस्टेंट अकाउंटेंट का पेपर होने वाला है, उसमें सभी जितने भी आप लोग के 300 क्वेश्चन होंगे, और मैं उम्मीद करूंगा कि ये जितने भी आप लोग के क्वेश्चन होंगे, मैं आप लोग के एग्ज़ाम से पहले मैं इनको अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा। फिलहाल जितने क्वेश्चन होंगे, क्वांटिटी तो मैं नहीं बता रहा हूँ, डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी जितने भी होंगे अटैम्प्ट हर रोज़ के हम लोग कोशिश करेंगे कि हर रोज़ मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा इन पे भी, ताकि आप लोगों को कहीं ना कहीं हेल्प मिल जाए आपके असिस्टेंट अकाउंटेंट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें। क्योंकि ये सिलेबस आप लोगों को पता था कि जो भी आप लोगों का 12th का सिलेबस है, ये 12th बेस पूरा सिलेबस कंप्लीट किया गया है, और ये 12th बेस आप लोगों का इंक्लूड है किसमें? असिस्टेंट अकाउंटेंट में। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चनों को या इनसे संबंधित आगे पीछे के कुछ क्वेश्चन आप लोगों को फेस करने पड़ सकते हैं आपके जो आगामी असिस्टेंट अकाउंटेंट का पेपर है, या जूनियर अकाउंटेंट, या फिर आप किसी भी एग्ज़ाम, वो चाहे स्टेट लेवल का हो या फिर सेंट्रल लेवल का हो, जहाँ पे कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो LT का हो, UGC नेट हो, या फिर अन्य कोई भी संस्थान जहाँ पे जो भी आप लोगों का पेपर कराता है कॉमर्स रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, वहाँ पर को आप लोगों के ये सभी क्वेश्चन काम आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से और देखते हैं कि कैसा पेपर आया था। आप लोग एनालिसिस भी करेंगे, हालांकि जितने भी क्वेश्चन हैं सारे बेसिक लेवल के क्वेश्चन हैं, फिर भी आप लोग एक एक बार इन्हें जरूर देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को लेकर। तो सबसे पहला क्वेश्चन था आप लोगों का कि इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज देयर आर, तो यानी यहाँ पे बता रहा है कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसमें कितनी पार्टीज हैं, पार्टीज को लेकर ये क्वेश्चन है। तो विनिमय पत्र के मामले में होते हैं कितने पक्षकार होते हैं, ये ऑप्शन है। पहला ऑप्शन था इसमें 3 पक्षकार, 4, 5 और 7। तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि जो हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, यहाँ पर को हमारे मेन लिस्ट में जो पार्टीज होती हैं 3 पार्टीज होती हैं। अभी जो 3 पार्टीज होती हैं ये कौन कौन होते हैं? तो ऐसा भी हो सकता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का बन जाए कि इसमें कौन कौन सी पार्टीज इंक्लूड होती है। तो आप लोगों को पता है सबसे पहले इसमें कौन होता है? ड्रॉवर होता है, और फिर अगला इसमें ड्रॉवी होता है, और तीसरा इसमें पेई होता है। अब ये तीनों की भूमिका अलग अलग होती है। ड्रॉवर कौन होता है? ड्रॉवर वो व्यक्ति होता है जो बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ करता है यानी लिखता है। और ड्रॉवी कौन होता है? जो उसे एक्सेप्ट करता है, जो उसे लेता है। और पेई कौन होता है? जिसको मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज का पेमेंट मिलना होता है। तो ये तीनों की केसेस में अलग अलग व्यक्ति हैं, और ये 3 इसमें पार्टीज होती हैं, 3 इसमें व्यक्ति होते हैं जो अलग अलग होते हैं, या फिर तीनों का अलग अलग ट्रीटमेंट हमारे बिल ऑफ एक्सचेंज में होता है। तो पक्षकार इसमें 3 होते हैं, याद रखेंगे। तो ड्रॉवर को एक तरीके से आप लोग सेलर कह सकते हो दोस्तों, सेलर भी बोल सकते हो, इसे क्रेडिटर भी बोल सकते हो, इसे आप लोग। तो ड्रॉवर यानी सेलर, क्रेडिटर अन्य लैंग्वेज में से आप लोग जैसे समझ सकते हो, और ड्रॉवी मतलब जो डेटर होगा, जो देने वाला होगा, और पेई जिसको भुगतान या जिसको पेमेंट होना है वो होगा। तो यहाँ पे को पहला आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3 पार्टीज। तो अब अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन में। अगला क्वेश्चन है परचेज बुक इज यूज टू रिकॉर्ड। तो दोस्तों परचेज बुक बताना, यानी जो हमारी क्रय बही होती है उसका उपयोग दर्ज करने के लिए, किसके लिए दर्ज, मतलब हम लोग उसका यूजेस काई के लिए करते हैं, काई के लिए हम लोग उसका प्रयोग करते हैं, ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन है इसमें गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, जो हमारा गुड्स परचेज करते हैं उसे क्रेडिट करते हैं। अगला ऑप्शन है परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी के लिए, या फिर अगला ऑप्शन है इसमें गुड्स परचेज फॉर कैश के लिए, और अगला ऑप्शन है इसमें परचेज ऑफ स्टेशनरी। यानी दोस्तों आप लोगों को पता है जो भी हमारी बुक्स होती हैं, 8 प्रकार की हमने बुक्स पढ़ी होंगी। आप लोग की परचेज बुक हो गई, सेल्स हो गई, परचेज रिटर्न हो गई, सेल्स रिटर्न हो गई, जर्नल आप लोगों का हो गया, बिल रिसीवेबल हो गया, बिल पेबल हो गया। इस प्रकार की हमने 8 प्रकार की या 8 टाइम्स की हमने 8 हमारी बुक्स हैं वो हमने पढ़ी थी। तो वहाँ पर को यहाँ पे को अलग अलग बुक अपने अपने लिए, कैश बुक भी जिसमें शामिल होती है, वो हर एक पर्टिकुलर उन्हीं के नाम से इंटर रिलेट करती हैं या फिर रिलेट करती हैं। तो आप लोग देखेंगे जो हमारी परचेज बुक होती है वो मेनली हमारे गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, जब भी हम लोग गुड्स को परचेज करेंगे तो वो हमारी परचेज बुक के अंतर्गत हम लोग लिखेंगे। अगर
यहाँ पर को परचेज बुक है, तो अगर सेल्स बुक होता तो जो भी हमारी क्रेडिट सेल जो भी होंगी वो क्रेडिट सेल में करेंगे। तो जो भी आपकी बुक्स हैं वो उन्हीं से रिलेटेड है, और वहाँ पर को हमारा जो भी क्रेडिट परचेज या सेल होती हैं वो वहाँ पे हम लोग दिखाते हैं। जैसे कि कैश बुक है तो उसमें कैश से रिलेटेड जो भी कैश के एंट्रीज होगी उससे हम लोग कैश के अंतर्गत करेंगे। तो यहाँ पर को अगला है, यहाँ पे चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अगला क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं, इफ द बिल इज नॉट पेड बाय द डॉवी इज ऑन द ड्यू डेट इज कॉल्ड बाय, यानी जब आप लोगों की बिल ऑफ एक्सचेंज की जो जब भी हमें कोई डेट आती है जहाँ पे पेमेंट करना होता है तो उस समय डॉवी पेमेंट नहीं करेगा तो उसे क्या कहा जाएगा, ये आप लोगों का पॉइंट है। यदि अदा करता बिल का भुगतान देय तिथि पर नहीं किया जाता तो इसे कहा जाता है। तो दोस्तों इसमें रिटायरमेंट ऑफ बिल, इंडोर्समेंट ऑफ बिल, डिसऑनर ऑफ बिल और रिन्यूअल ऑफ बिल। तो दोस्तों यहाँ पर को थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे, जब भी कोई व्यक्ति जब उस टाइम पे बिल का भुगतान नहीं करता या पेमेंट नहीं करता तो उसे डिसऑनर ऑफ बिल कहते हैं। तो यहाँ पर का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, डिसऑनर ऑफ बिल, यानी ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही दोस्तों इसमें और भी टर्म्स आप लोग देख सकते हैं। रिटायरमेंट ऑफ बिल क्या होता है ये समझ लीजिएगा। तो रिटायरमेंट ऑफ बिल का मतलब होता है जब मान लेते हैं अगर कोई किसी बिल की टाइम पीरियड अगर 12 मंथ है और इस 12 मंथ में अगर मान लेते हैं ये 12 मंथ पूरे होने से पहले ही कोई व्यक्ति के पास अगर वो पहले आ जाता है और वो इसे सिर्फ 8 मंथ में ही इसका पेमेंट कर देता है, यानी समय से पहले ही भुगतान कर देता है या समय से पहले ही पेमेंट कर देता है, तो इस केसेस में रिटायरमेंट ऑफ बिल हम लोग कहते हैं। अगला पॉइंट है यहाँ पे को इंडोर्समेंट ऑफ बिल। अगला पॉइंट था यहाँ पे क्या, इंडोर्समेंट ऑफ बिल, यानी दोस्तों जब कोई व्यक्ति ए व्यक्ति बी को अपना बिल का कोई ड्रॉ करता है तो यहाँ पे इंडोर और बी व्यक्ति सी को ये बिल को बेच देता है, यानी कोई बिल इसने किसको लिखा, ए ने बी को लिखा और इस बिल को बी ने सी को दे दिया, तो यानी ये इंडोर्समेंट कहलाता है। यही बिल का इस बिल का इंडोर्समेंट कहलाता है, यानी बेचान कहलाता है, याद रखेंगे। अगला यहाँ पर को आप लोग देख सकते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल। तो यहाँ पर को अगर डेट पूरी हो रही है जिस समय यहाँ पर को बिल की ड्यू डेट है वहाँ पर को अगर कोई व्यक्ति उसे रिन्यूअल करवा देता है यानी आगे को उसकी डेट बढ़ा देता है तो रिन्यूअल ऑफ बिल वो हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग हैज क्रेडिट बैलेंस। तो दोस्तों क्रेडिट बैलेंस की बात चल रही है, यहाँ पे बिल रिसीवेबल अकाउंट है, डेटर अकाउंट है, आप लोग का बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट है और बैड डेट्स है। तो यहाँ पे डेटर अकाउंट है, फिर बैड डेट रिकवर अकाउंट है और आप लोगों का बैड डेट्स है। तो दोस्तों याद रखेंगे, मैंने आप लोगों को जब हमारी क्लासेस हो रही हैं तो आप लोगों को पता होगा जनरली हमारे जो भी डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस होते हैं इनको लेकर थोड़ा सा सिंपल सा मेथड मैं आप लोगों को भी बता देता हूँ। यहाँ पे आप लोग समझेंगे, जो भी हमारी एसेट होती हैं आप लोग लिख सकते हैं, जो भी हमारी एसेट्स होती हैं उनका हमेशा बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। और यहाँ पर को जो भी एसेट और जो भी एक्सपेंस होंगे, अगर एक्सपेंस भी हैं तो उनका बैलेंस हमारा क्या होगा, डेबिट होंगी। और जो भी हमारी लायबिलिटी हैं, लायबिलिटी और जो भी हमारी लायबिलिटी और कैपिटल तो इनका बैलेंस हमारा क्रेडिट बैलेंस होगा। आप लोग याद रखेंगे, ये दो टर्म से याद रखेंगे, एसेट और एक्सपेंसेस, यहाँ पर इनका बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। लायबिलिटी और कैपिटल, और यह बात करें हम लोग जो भी हमारी प्रॉफिट या फिर हम अर्निंग बोले, प्रॉफिट हमारी प्रॉफिट हो या अर्निंग हो तो वहाँ पर का जो हमारा बैलेंस होगा क्रेडिट बैलेंस होगा। ये थोड़ा सा आप लोग टर्म्स को याद रखेंगे। तो ये 5 टर्म्स मैंने आप लोगों को बताई थी, अकाउंटिंग की जो बेसिक 5 टर्म्स होती हैं, एसेट, लायबिलिटी, आप लोग का एक्सपेंस और इनकम, या फिर इनकम बोले या प्रॉफिट बोले। प्रॉफिट ना लिख के यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इनकम लिख सकते हैं। जो भी जितनी प्रकार की इनकम होती है उनका बैलेंस हमारा क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बिल रिसीवेबल हमारा क्या है, एसेट है, तो इसका बैलेंस क्या होगा, डेबिट होगा, तो ये तो होगा नहीं आंसर। फिर हमारा डेटर है, डेटर भी हमारी क्या है, एसेट है, तो इसका भी आंसर ये नहीं होगा। फिर हम लोग देख सकते हैं बैड डेट रिकवर्स, तो बैड डेट रिकवर्स यहाँ पर को राइट आंसर है। बैड डेट रिकवर का मतलब होता है दोस्तों जब हमारे जो भी बैड डेट हैं, बैड डेट, अब बैड डेट होता है क्या, अगला पॉइंट ही है बैड डेट, यहीं पे समझ लेते हैं। देखिए बैड डेट होता क्या है, बैड डेट हमारा मतलब कि जब कोई डेटर हमारे जो पेमेंट उसे करना होता है वो पेमेंट नहीं करता है तो उसे हम लोग बैड डेट कहते हैं। तो एक तरीके के हमारा क्या होता है, लॉस होता है, लॉस या फिर एक्सपेंस, इनका बैलेंस हमेशा क्या होता है, ये हमारा डेबिट बैलेंस होता है। तो आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पर को राइट आंसर क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर सी, यानी बैड डेट्स अगर रिकवर हो जाता है तो वो फिर हमारी इनकम बन जाती है, या फिर वो हमारा पैसा यानी हमारा एसेट, या फिर आप लोगों से इनकम कह सकते हो। तो ये आप लोगों का इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, आप लोग देख सकते हैं कि जो डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेट ऑन, यानी जो मूल्य ह्रास है उसकी गणना हम लोग करते हैं किस पर हम लोग मूल्य ह्रास की गणना करते हैं। पहला ऑप्शन है इसमें कोल माइन यानी कोयले की खान, फिर अगला है डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आस्थगित राजस्व, फिर अगला पॉइंट है प्लांट मशीनरी यानी संयंत्र और मशीनरी, अगला है गुडविल यानी साख या सुनाम जिसे हम लोग कहते हैं। तो दोस्तों याद रखेंगे जो गुडविल होती है, तो गुडविल जो हमारी कैलकुलेट होती है जनरली हम लोग उसका जो कैलकुलेशन या जिस पे हमारी गणना होती है तो जो वो है हमारा प्लांट एंड मशीनरी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, इन द स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन अमाउंट एवरी ईयर, यानी एक सीधी रेखा पद्धति में जो मूल्य ह्रास की जो गणना होती है या जो हमारी मूल्य ह्रास की जो राशि होती है अमाउंट होता है वो प्रतिवर्ष रहता है। पहला ऑप्शन है इंक्रीज होता है, अगला ऑप्शन है फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज यानी पहले बढ़ती है फिर घटती है, रिमेन सेम जब समान रहती है, डिक्रीज यानी जब घटती है। तो दोस्तों याद रखेंगे जो हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड होती है उसमें जो भी हमारा डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट होता है तो यानी मूल्य का जो अमाउंट होता है वो हमेशा इक्वली रहता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यानी रिमेन सेम। अब चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, अगला क्वेश्चन है एज पर प्रिंसिपल बताना है कोई, एज पर प्रिंसिपल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट दैट कैन बी मेजर्ड इन ए मनी टर्म्स आर रिकॉर्डेड, यानी किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम लोग हर इवेंट को किस में मेजर करते हैं, मनी में के टर्म्स में मेजर करते हैं। तो वो कौन सा हमारा प्रिंसिपल है, यानी किस सिद्धांत के अनुसार लेन देन की घटनाएं जिन्हें धन के संदर्भ में मापा जा सकता है उन्हें दर्ज किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है प्रूडेंस, अगला ऑप्शन है मैचिंग, अगला ऑप्शन है मनी मेजरमेंट, फिर है फुल डिस्क्लोजर। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है, आप लोगों ने देखा है यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है मनी मेजरमेंट, जो हम लोग बात कर सकते हैं मनी मेजरमेंट। जो भी मनी मेजरमेंट हमारा कॉन्सेप्ट, जो भी हमारा प्रिंसिपल है वो कहता है कि जो भी ट्रांजैक्शन, ऐसी ट्रांजैक्शन या ऐसे जो भी लेन देन होते हैं जिनको हम लोग मनी के टर्म्स में हम लोग उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसी का हम लोग जो है रिकॉर्डिंग अपने बुक्स में करेंगे। तो यहाँ पे को जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। बाकी आप लोग को पता है प्रूडेंस, आप लोग को क्या कहता है, प्रूडेंस कहता है कि भाई जो भी हमारी एसेट हैं, लाइबिलिटी हैं, उनको हम लोग क्या करेंगे, उनको जो भी लाइबिलिटी है ज़्यादा दिखाइए और जो भी इनकम है और जो प्रॉफिट है उनको कम दिखाए, उनको कम दिखाइए और लाइबिलिटीज़ को ज़्यादा दिखाइए। इस तरीके से प्रूडेंस है। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है हमारे एक्सपेंस और जो भी हमारे प्रॉफिट हैं उनको हम लोग हर साल पे उनको इक्वली, उनको दोनों की गणना हम लोग करते रहते हैं साथ साथ में। अगला ऑप्शन है फुल डिस्क्लोजर का मतलब होता है कि कोई भी घटनाएं जो भी हमें डिस्क्लोज करनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, अगले क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ क्रेडिट बैलेंस इन द ट्रायल बैलेंस। तो दोस्तों बैलेंस की बात चाहे ट्रायल बैलेंस की हो, चाहे हम लोग बात करें जनरली कोई की बैलेंस की बात करें, तो जो मैंने इससे पहले बताया था वही रूल्स आप लोग यहाँ पे भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो ट्रायल बैलेंस है, जो हमारा ट्रायल बैलेंस है उसमें जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो कौन सा होगा, उसमें क्रेडिट बैलेंस जनरली क्रेडिट बैलेंस कौन सा होगा, किस अकाउंट का होगा। तो आप लोग याद रखेंगे ड्राइंग अकाउंट है, आप लोग का प्रीपेड एक्सपेंडिचर है, आप लोग का लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, फिर आप लोगों का डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो दोस्तों अभी मैंने बात करी थी जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे और जितनी भी हमारी इनकम होंगी, एक्सपेंसेस और इनकम और एसेट की मैंने बात करी थी। इनकम का बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट होगा, एक्सपेंस का बैलेंस क्या होगा, डेबिट होगा। तो ये मैंने अभी इससे पहले वाले पॉइंट में बता दिया था। चलिए तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे को एक एक चीज़ को समझ लेते हैं। पहला ऑप्शन है इसमें ड्राइंग। तो दोस्तों जो ड्राइंग है जनरली आप लोगों को पता है कैपिटल की हम लोगों ने बात करी थी, कैपिटल का जो बैलेंस होगा क्रेडिट बैलेंस होगा, और अगर ड्राइंग का जो बैलेंस होगा वो डेबिट बैलेंस होता है, याद रखेंगे। और फिर बात करते हैं प्रीपेड एक्सपेंडिचर। तो प्रीपेड एक्सपेंडिचर हमारे लिए क्या है, एक हमारे लिए प्रीपेड एक्सपेंडिचर हम बात करें तो ये हमारे लिए एक एसेट के रूप में होती है और एसेट का बैलेंस हमारा डेबिट होता है। फिर बात करते हैं हम लोग लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जो लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, यानी जब भी हम लोग लोन लेंगे तो ये हमारे लिए क्या है, ये एक लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो यहाँ पर को राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन।
अब अगला है डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर है तो यानी जनरली हमारा इसका बैलेंस क्या हो जाएगा, डेबिट बैलेंस हो जाएगा। तो आप लोग राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ Rs 5000 ड्यू फ्रॉम मिस्टर ए, यानी मिस्टर ए से 5000 हमारे ड्यू हो चुके हैं जो हमें लेने हैं उससे। मिस्टर ए इज इररिकवरेबल, इट विल बी डेबिटेड टू, किस अकाउंट में हम उसे डेबिट करेंगे? अगर वो इररिकवरेबल होगा यानी हम उसे नहीं ले पाते हैं या उसे नहीं देने में वो नहीं देता है तो उसे हम लोग किस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, ये हमें बताना है। यदि देखिए हिंदी में भी लिखा गया है यहाँ पे, यदि श्रीमान ए Rs 5000 रुपये दे है तो यह किस खाते के नाम किया जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज मिस्टेक कर रखी है, आप लोग देख सकते हैं हिंदी में कि यहाँ पे जो इररिकवरेबल वाला पॉइंट है वो क्लियर नहीं किया गया है हिंदी में, तो ये जनरली एक जनरल एंट्री बन गई है यहाँ पे, तो वहाँ पर कोई गलत हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पर को अगर मैं बात करूँ तो जब कोई व्यक्ति, आप लोगों को पता है जब कोई व्यक्ति किसी फर्म का पैसा देने में नहीं दे पाता है या नहीं देता है, जो भी डेटर होता है, जो पैसे देने वाला होता है, मतलब कंपनी का जो जिस व्यक्ति ने पैसे देने वो डेटर कहलाता है। तो जब वो डेटर पैसा नहीं देता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बैड डेट कहते हैं। इस केसेस में क्या कहते हैं, बैड डेट कहते हैं। तो याद रखेंगे डेटर्स यहाँ पे नहीं है, लेनदार अकाउंट को हम लोग नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे। फिर अगला पॉइंट हमारा मिस्टर ए, ये भी नहीं करेंगे, कैश ये भी नहीं करेंगे, और बैड डेट। तो बैड डेट हमारा अकाउंट क्या हो जाएगा, बैड डेट अकाउंट डेबिट, क्योंकि ड्यू तो पहले हो गया, ये एंट्री तो पहले हो गई होगी। जब ड्यू हुआ होगा तो हमने क्या करा होगा, ड्यू के टाइम पे हमने जो एंट्री वो एंट्री होगी। तो यहाँ पर को जैसे हमारा ड्यू हुआ होगा तो हमने क्या करा होगा, ड्यू के टाइम पे हम लोगों ने जो भी चीज़ें उसने किस लिए वो ड्यू हुआ है, जब या तो ऐसे उसे पैसा दिया होगा तो मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू हमारा कैश हो गया होगा, या मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू सेल्स हो गया होगा। तो यहाँ पर को मिस्टर ए तब डेबिट होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो थोड़ा सा आप लोग क्वेश्चन को समझेंगे तो राइट आंसर तभी आप लोगों का बन सकता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू आप लोगों का मिस्टर ए अकाउंट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए दोस्तों, तो ये आप लोगों का ये क्वेश्चन हो गया है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, द ट्रांसफर ऑफ जर्नल एंट्री टू ए लेजर अकाउंट इज कॉल्ड, यानी जब हम लोग जर्नल एंट्री से लेजर में ट्रांसफर करेंगे, जब हम जर्नल एंट्री से लेजर में ट्रांसफर करेंगे तो उसे क्या कहते हैं, यहाँ पे ये बताना है। तो जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है, ये काफ़ी बेसिक टर्म्स है। पहला ऑप्शन है इसमें जर्नल एंट्रीज, अगला ऑप्शन है जर्नलाइजिंग, अगला ऑप्शन है पोस्टिंग, अगला ऑप्शन है आप लोगों का बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो इन सब का मतलब आप लोगों को पता होगा। जर्नल एंट्री जनरली जब हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं, जर्नलाइजिंग जब हम लोग किसी प्रॉपर जर्नल बनाते हैं और उसमें जर्नलाइज करते हैं, जब उसमें एंट्री करते हैं उसे जर्नलाइजिंग कहते हैं। जर्नल एंट्री जब फर्स्ट एंट्री हम लोग जनरली किसी बुक में करते हैं, फिर उसके बाद उसे किसी प्रॉपर फॉर्मेट जर्नल में बनाते हैं तो उसे जर्नलाइजिंग कहते हैं। फिर उसके बाद हम बात करें पोस्टिंग, तो पोस्टिंग ही वही कहलाता है जो जर्नल से हम लोग जब लेजर में डालते हैं तो वहाँ पर को हमारा क्या कहलाता है, वो उसे हम लोग पोस्टिंग कहते हैं। किसी लेजर में एंट्री करने को हम लोग क्या कहते हैं, पोस्टिंग कहते हैं। फिर बुक ओरिजिनल एंट्री, तो आप लोग को पता है ओरिजिनल एंट्री क्या होती है, जब जो मेन एंट्री होती है वहाँ पर को जो हम लोग एंट्री करते हैं वो हमारी ओरिजिनल एंट्री कहलाती है। जैसे कि हमारी जो भी हमारी 8 जो हमारी बुक्स हैं, जो लोगों की सेल्स बुक है, परचेज बुक है, कैश बुक है, तो यहाँ पर को जो एंट्री होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे कहते हैं हम लोग बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के टॉप 10 क्वेश्चंस, और मैं कोशिश करूंगा कि हर रोज हम लोग 10 क्वेश्चन या फिर 1-2 कभी कभी गैप हो सकता है, अदरवाइज हम लोग जनरली कोशिश में करूंगा कि रेगुलरिटी बनाए रखो दूसरे तीसरे दिन। तो आप लोग ये जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं यहाँ से देखिए, ऐसा है कि हर क्वेश्चन को हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, जहाँ पे आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा मिलेगा इन क्वेश्चनों को। और कोशिश ही करें आप लोग मेरे चैनल को, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और उन लोगों तक मेरी वीडियोस को भी शेयर करें जो चाहते हैं थोड़ा सा लाभ उठाना, या जिनका एग्ज़ाम है। तो आप लोग कोशिश करें कि वीडियो को शेयर, लाइक और शेयर जरूर करें, और साथ में कमेंट कीजिएगा। और हाँ, अगर आप लोगों को किसी को भी क्वेश्चन में डाउट होता है या आप लोगों को लगता है उसका आंसर्स कुछ और है, तो आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कमेंट का रिप्लाई जरूर करूँगा। आप लोग जो है जैसा भी, अगर किसी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण क्लास के साथ। धन्यवाद।